घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और ईमेल आईडी का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारी कहानियों की ओर। दोस्तों, हमारी आज की पहली कहानी संजू की है। तो आगे की कहानी इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम संजू है। ये घटना मैंने अपने गांव में कई सारे लोगों के मुंह से सुनी है। कहा जाता है कि इस घटना को घटे हुए भी लगभग 100 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। पता नहीं उस समय गांव कैसे होते होंगे और क्या होता होगा। आज भी मेरे गांव में जब मैं जाता हूँ तो यकीन नहीं आता है कि ये मेरा गांव है, क्योंकि हमारा गांव आज भी बहुत पिछड़ा गांव है। 100 साल पहले तो उसकी क्या हालत हुई होगी ये तो पता नहीं। तो चलिए कहानी पर आता हूँ। कहते हैं कि उस जमाने में एक परिवार छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था, जिसमें माता पिता और एक छोटी सी बच्ची थी। वो बच्ची शाम के समय बाहर घूमने के लिए जाती, अपने दोस्तों में खेलती और फिर दोबारा घर में 7 बजे तक के लौट कर आ जाती। 5 से 7 बजे तक का समय उसके खेलने का होता था। एक दिन की बात है कि जब वो बाहर खेलने के लिए गई तो उसे एक औरत दिखी। वो औरत बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। वो औरत से उस बच्ची ने दोस्ती कर ली। वो औरत को वो रोज़ आना देखती, उससे बातचीत करती, उसके साथ खेलती। धीरे धीरे वो बच्ची के साथ खेलने वाले जितने भी उसकी उम्र के बच्चे थे, वो सभी लोगों ने खेलना कूदना छोड़ दिया और जाकर ये अकेले ही उस औरत के साथ खेलती। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, यानी कि कुछ समय के बाद, कि अब वो बच्ची भी दिखना बंद हो गई और वो औरत भी। वो बच्ची 5 बजे निकलकर कहीं दूर चले जाती, फिर शायद उस औरत के साथ खेलकर दोबारा अपने घर पर आ जाती। लगभग ऐसे ही देखते देखते कुछ महीना भर हो चुका था। जो उसके साथ में खेलने वाले बच्चे थे उन्हें बहुत अजीब लगता था। एक शाम की बात है कि उस बच्ची के माता पिता बाहर निकले अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए। तो जाकर वो लोगों ने उस बच्ची के दोस्तों से पूछा। उन लोगों ने कहा कि वो तो कब से हमारे साथ खेलना बंद कर दी है। वो दूर चले जाती है, फिर बाद में खुद आ जाती है। हाँ, कुछ समय पहले हम लोगों ने उसे एक औरत के साथ देखा था। हो ना हो वो अभी भी उसी औरत के साथ जाती होगी। जब उसके माता पिता ने ये बात सुनी तो वो लोग अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गए। कई देर ढूंढने के बाद भी उनकी बच्ची नहीं मिली। वो लोग निराश होकर अपने ही घर के बाहर आकर बैठ गए। फिर कुछ ही देर में उन लोगों ने अपनी बच्ची को आते हुए देखा। उसके हाथ में कुछ गुड़ जैसा था, जो कि मीठा था, लेकिन क्या था ये पता नहीं। जब माता पिता ने अपनी बच्ची से पूछा कि तू कहाँ चले गई थी, तो उसने बताया कि मेरी एक नई दोस्त बनी है और मैं उसके साथ चले जाती हूँ। हम खेलते हैं, हम जामुन के पेड़ पर बैठे रहते हैं। मुझे जामुन के पेड़ पर बैठना भी आ गया। माँ बाप को उसकी बात सुनकर कुछ अजीब लगा, क्योंकि बच्ची की उम्र 8-9 साल की थी। इतनी कम उम्र का बच्चा पूरे जामुन के पेड़ पर चढ़ के बैठ रहा है, मतलब बड़ी बात थी। माँ बाप ने कहा कि तू कहाँ जाती है? तो बच्ची ने माँ बाप से कहा कि चलो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, उस बच्ची ने माँ बाप को अपने घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ले गई, और इतना लंबा रास्ता उसे याद था, ये अजीब बात थी। वहां ले जाने के बाद उसने वो पेड़ दिखाए जहां पर वो बैठती थी। उसके माँ बाप को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े जामुन के पेड़ के ऊपर ये कैसे चढ़कर बैठी होगी। माँ बाप ने कहा कि अभी चढ़कर दिखा, तो वो बच्ची तो थोड़ा भी नहीं चढ़ पाई। फिर उसने बताया कि वो जो आंटी है वो मुझे ऊपर लेकर चढ़ती है और हम दोनों ऊपर ही बैठकर बात करते हैं। माता पिता को ये बात कुछ अजीब लगी, तो उन्होंने कहा कि ऊपर चढ़कर बात क्या करते हो तुम लोग। लेकिन उसकी जो माँ थी वो एक ही चीज़ को लेकर बैठी हुई थी कि इतना ऊपर बच्ची जा ही नहीं सकती। कि तभी उसके ही पिताजी ने ऊपर की टहनी पर एक कपड़े का टुकड़ा देखा, जिसे उनको याद आया कि कुछ दिन पहले जब उनकी बच्ची घर पर आई थी तो उसका कपड़ा फटा हुआ था, और बच्ची कह रही थी कि मेरा कपड़ा पता नहीं कैसे फट गया। ये उसी के कमीज का कपड़ा था। पिताजी जो उस बच्ची के थे वो देखकर समझ गए थे कि बात कुछ तो अजीब है। उन लोगों ने उस समय उस पर ध्यान नहीं देते हुए बच्ची को अपने घर पर लाना ही ठीक समझा।
बच्ची को जब वो लोग घर पर लेकर आए तब पता नहीं कैसे उस बच्ची की तबीयत खराब रहने लगी। समझ में नहीं आ रहा था कि अभी तक के जो एकदम ठीक थी उसकी तबीयत क्यों खराब हो गई। गांव के लोग दोस्तों ऐसा भी कहते हैं कि शायद उस बच्ची ने उस चुड़ैल का राज खोल दिया था, इसीलिए अब उस चुड़ैल का बच पाना नामुमकिन था और लोग उस पर हमला करने के लिए उसे ढूंढते। तो शायद वो खुद को बचाने के लिए उस बच्ची को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बच्ची की तबीयत जब खराब रहने लगी तो आसपास में जब वैद्य होते थे उनको बुलाया गया। बच्ची को दवाई दी गई, लेकिन 3-4 दिन के बाद उसकी तबीयत में भी कोई फर्क नहीं था। फिर एक पुजारी जी जो कि गांव के ही रहने वाले थे, उन्होंने कुछ झाड़ फूक किया और उसके बाद देखते ही देखते बच्ची ठीक होने लगी। फिर वो कुछ ही दिनों में एकदम से ठीक हो गई। माँ बाप ने उससे कहा कि अब जब भी घर से बाहर जाना तो सिर्फ इन्हीं लोगों के साथ खेलना, कोई भी दिखे उसके साथ मत खेलना। कुछ दिन तो बात बिल्कुल ठीक रही। एक दिन वो बच्ची जब बाहर खेलने के लिए गई तो उसने पाया कि उसके सारे ही दोस्त उसे दूर से बुला रहे हैं। वो अपने दोस्तों का पीछा करने लगी और करते करते वो ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाकर रुकी जहां पर वो चुड़ैल उस बच्ची को लेकर पेड़ पर बैठा करती थी। जब वो बच्ची उस पेड़ के पास पहुंची तो उसने देखा कि उसके जितने भी दोस्त थे वो सब एक हवा के झोंके की तरह कहीं गायब हो गए और वो बच्ची उस पेड़ के पास अकेले खड़ी है। ये देखकर वो घबरा गई और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहां उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। फिर उसने देखा कि जो औरत थी जिसके साथ वो बैठा करती थी और खेला करती थी, वो औरत उसी जामुन के पेड़ पर से चलते हुए नीचे उतर रही थी। इतना डरावना मंजर देखने के बाद कोई आदमी भी होता तो शायद हार्ट अटैक से मर जाता। वो बच्ची थी, नासमझ थी, इसीलिए शायद वो जी गई। बच्ची ने सबसे पहला सवाल उस औरत से यही किया कि आप यहाँ कैसे? आप गंदे हो, मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने मना किया है। उसने उस बच्ची को उठाया और एक लंबी छलांग लगाकर उसी पेड़ पर चढ़ गई और उसके बाद बच्ची से कहने लगी कि डरो मत, मैंने आज भी तुम्हारे लिए कुछ लाया है। जब वो बच्ची को उसने दिया कुछ मीठा खाने के लिए, बच्ची आराम से खाते खाते फिर से अपनी ही बातों में मस्त मगन हो गई और उस औरत से बातचीत करने लगी। फिर पहले की ही तरह वो बच्ची का जब वो खाकर खत्म हुआ तब वो अपने घर पर आ गई। बच्ची जब घर पर आई तो इस बार अक्लमंदी से उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। अगले दिन माता पिता और गांव के कुछ लोग उसी जामुन के पेड़ के पास गए जिस टाइम पर वो चुड़ैल मिला करती थी, लेकिन इस बार वहां पर कोई नहीं था। पता नहीं शायद वो चुड़ैल भाग गई थी या छुप गई थी। गांव वाले वहीं पर कई समय तक उसका इंतजार करने लगे, लेकिन वो आई ही नहीं। जब सभी लोग अपने अपने घर पर लौटे और ये बच्ची का जो पिता था, जब ये भी अपने घर पर लौटा तो इसने देखा कि खेलते खेलते बच्ची को कुछ लग गया है, जिसके बाद उसके हाथ में से खून आ रहा था। लेकिन अचंभे की बात ये थी कि वो खून लाल रंग का नहीं बल्कि काले रंग का आ रहा था। ये देखना था कि सभी लोग घबरा गए और एक झटके में पूरा गांव उसी बच्ची की झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो चुका था। सभी लोग इस बात से परेशान थे कि इसका खून काला कैसे आ रहा है। उस बच्ची की सारी बात सुनकर दोबारा पुजारी जी को बुलाया गया। उन्होंने इस बार भी झाड़ फूक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नतीजा कुछ सही नहीं निकल रहा था। फिर वही लोगों ने मिलकर उस चुड़ैल को खत्म करने का सोचा और एक अच्छा सा प्लान बनाया। शायद इस बार उनका प्लान काम आने वाला था। सभी लोगों ने मिलकर सोचा कि आपस में ये बात पहले से ही डिसाइड कर लेंगे कि कैसे उस चुड़ैल को पकड़ना है और कहाँ जाके कैसे मारना है। उसमें एक आदमी था जो कि बहुत हिम्मत वाला था। वो कहने लगा कि बच्ची को फिर से अकेले छोड़ो। जैसा जैसा बच्ची उसके पीछे जाते रहेगी, मैं भी काफ़ी दूरी से उसका पीछा करता रहूँगा। उसके साथ में 2 आदमी और कर दिए गए। जब वो चुड़ैल कुछ समय के बाद उस बच्ची को लेने आई उसके घर के बाहर, तब पहले से ही सभी लोगों ने पहरा बिठा कर रखा था और धीरे धीरे उसी बच्ची का पीछा करने लगे। और ठीक उसी जामुन के पेड़ के पास जाने के बाद उस बच्ची को वो चुड़ैल लेकर छलांग लगाकर ऊपर चले गई। इतना करना ही था कि सभी लोगों के हाथ में रक्षा कवच का एक धागा था। उस जामुन के पेड़ से उन लोगों ने उस धागे को बांध दिया।
जैसे ही उस जामुन के पेड़ से बांधा कि वो चुड़ैल ऊपर बैठे हुए जोर से चीख मारी, जिसके बाद वो बच्ची डर गई और बच्ची पेड़ से गिर पड़ी। लेकिन बच्ची को कुछ हुआ नहीं, क्योंकि नीचे सभी लोग उसे पकड़ने के लिए खड़े हुए थे। फिर कुछ समय के बाद लगभग 1 घंटे तक वो ऐसे ही चीखती चिल्लाती रही और तभी ही पुजारी जी आकर कहने लगे कि इस पेड़ को इसी वक्त यहाँ से काट देना होगा। जब पेड़ को काटा जा रहा था तब वो और ज्यादा चीखने चिल्लाने लगे। जब पेड़ को काटा जा रहा था तब मानो वो पूरे पेड़ को इस गति से हिला रही थी कि पेड़ कटे ही ना, और जो भी लोग उसे काट रहे हैं वो लोगों को बुरी तरह से चोट आ जाए। तभी ही पुजारी जी ने हाथ में रखे हुए तेल को उसी पेड़ पर फेंक दिया और उसे आग लगा दी। पेड़ पर आग लगते ही वो चुड़ैल जोरों से चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन वहां पर उसकी कोई सुनने वाला नहीं था। वो बहुत परेशान रही। लगभग यही कार्यक्रम कुछ आधा 1 घंटा और चला और देखते ही देखते उसकी जो राख थी उस चुड़ैल के जलने के बाद वो कहीं हवा में ओझल हो गई। फिर पुजारी जी ने वहां पर शुद्धिकरण के लिए एक बड़ी सी पूजा रखवाई। वो पूजा होने के बाद कहा जाता है और माना भी जाता है कि दोबारा फिर उस चुड़ैल को ना ही तो कभी देखा गया और ना ही कभी किसी ने महसूस किया। तो दोस्तों, ये थी संजू जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी हमें रेहान ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रेहान है। ये कहानी मेरी दादी ने हमें बताई थी। वैसे कई साल पुरानी ये घटना है, लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो घटना है उसे सुनने के बाद अब मुझे उस कब्रिस्तान के पास से गुजरने में भी डर लगता है, जो कि हमारे ही गांव में कब्रिस्तान हुआ करता था। कई सालों पहले वो अब बंद हो चुका है और अब वहाँ कुछ नहीं है। अब मैं घटना पर आता हूँ। बात वैसे तो कई साल पुरानी है, लेकिन दादी बताती है कि उस समय ऐसा हो रहा था कि कब्रिस्तान में जिस किसी की भी लाश को दफनाया जाता था, उसके कुछ ही समय के बाद उसकी कब्र खुदी हुई मिलती थी और उसमें लाश नहीं मिलती थी। पता नहीं वो लाश कहाँ चले जाती थी, किसके पास जाती थी, कौन चोरी करता था। गांव के कई सारे लोगों का ये कहना था कि लाश कोई उठाकर लेकर चला जाता है और वो ले जाकर पता नहीं क्या करता होगा। शायद हो सकता है उस लाश के ऑर्गन्स वगैरह निकालकर बेच देता है या क्या करता है, ये बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। वैसे तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गांव के लोग बड़े ही भोले और सीधे होते हैं, इसीलिए उनके लिए ये बात समझ पाना नामुमकिन थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि कब्रिस्तान में पहरा बिठाया गया, लेकिन वो पहरेदारी भी कब तक करते, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, तब तक कुछ नहीं होता। और जैसे ही लोग वहां से हटते कि वो लाश एक झटके से गायब हो जाती। ऐसी ही एक घटना हमारे गांव में तब घटी, यानी कि तब पता चला इसके पीछे का राज, जब एक बहुत अमीर जमींदार के घर में मौत हुई। उसके बेटे को जब वहां पर दफनाया गया तो उसने सभी लोगों से कहा, जितना पैसा चाहे उतना पैसा दूंगा, लेकिन मेरे बच्चे की लाश कब्रिस्तान से गायब नहीं होना चाहिए। शायद पैसे की लालच में सभी लोगों ने कब्रिस्तान को अच्छे से घेर कर बैठे रहने का सोचा। लगभग 15 दिन यूं ही निकल गए और उसकी कब्र अभी भी ठीक ठाक थी, यानी कि कब्र दोबारा खुदी ही नहीं थी, तो लाश वहां से गायब होने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर वही 15 दिन के बाद एक रात ऐसी आई जिसमें चांद नहीं निकलता है। आप सभी लोग जानते होंगे वो रात को घना अंधेरा था। सभी लोग वहीं पर लालटेन और मशाल लेके बैठे हुए थे कि एक आवाज आने लगी कब्रिस्तान के अंदर से, और वो आवाज के आते ही लगभग 5 से 10 मिनट में ही सभी लोग उसी कब्र के पास जाकर पहुंचे। जब वहां पर पहुंचे तो देखा कि वो लाश नहीं है और कब्र फटी हुई थी। ये बात समझने में लोगों को देरी नहीं लगी कि जो भी लाश चोर था वो आकर लाश उठाकर लेकर चला गया। लेकिन सवाल ये था कि चारों ओर तो लोग बैठे हुए थे, फिर वो इतनी भारी लाश लेकर गया तो गया कहाँ और कैसे गया? लोगों की ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। उसके कुछ ही दिन के बाद दोबारा एक मौत हुई। वो मौत के बाद इस बार लोगों ने ठान लिया था कि अब उस आदमी को पकड़ कर ही रखना है,
जो भी ये काम करता है। और फिर लोगों ने बहुत ही समझदारी से कुछ ही लोगों को बिना लालटेन और लाइट के वहां पर बिठा दिया कि अगर लालटेन और मशालें जलती रहेगी तो शायद उस चोर को अंदाज़ा हो जाएगा कि हम उसी के लिए वहां पर बैठे हुए हैं। इसीलिए सभी लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब कोई भी लालटेन या मशाल लेकर नहीं जाएगा। सब लोग वहां पर चुपके से, कोई पेड़ के पीछे तो कोई किसी पत्थर के पीछे बैठे हुए थे कि रात में उन लोगों ने देखा एक बड़ा सा आदमी जिसकी हाइट लगभग 10 फीट की होगी। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था। हाथों में सिर्फ 4 उंगलियां थी। नाखून काफी बड़े बड़े थे। पूरे जिस्म पर बड़े से और घने काले बाल थे। चेहरा उसका कुछ भेड़िए जैसा दिख रहा था। सर पे बड़ी बड़ी सींग थी और उसके पैर भी मानो एक एक पैर इतने जाड़े मोटे थे जैसा एक आम आदमी के 2 पैर को मिलाकर एक पैर बनते हैं। जब वो चल रहा था तो उसके भारी भरकम शरीर के वजन की वजह से उसके चलने की आहट बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो उसी कब्र के पास आया जिस कब्र में उस मुर्दे को दफनाया गया था। उसने बड़े से अपने दोनों हाथ को कब्र के ऊपर रखा और एकदम तेजी से मिट्टी हटाने लगा। उसे उस कब्र को खोदने में लगभग 2 से 3 मिनट भी नहीं लगा रहेगा। और उसके बाद उसने उस कब्र में से मुर्दे को निकाला और वहां से ले जाने लगा। जब लोगों ने ये चीज देखा तो लोगों की हिम्मत तक नहीं हुई कि कोई उसके सामने जाकर उसे रोक सके। बस ये डरावना मंजर देखने के बाद वहां पर जितने भी लोग थे वो सभी डर के मारे कांपने लगे और अपने अपने घर पर आ गए। अगले दिन मस्जिद में जाकर मौलाना साहब को सारी बातें बताई। मौलाना साहब ने सारी बातें सुनी और कहने लगे कि वो इंसान हो ही नहीं सकता। वो कोई जिन है जो मुर्दों को सिर्फ अपनी खुराक बना रहा है। सभी लोग परेशान होकर ये सोचने लगे कि क्या उसे और कोई चीज़ खाने नहीं मिल रही जो वो मुर्दों को उठाकर ले जाकर खा रहा है। मौलाना साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने सभी लोगों से कब्र पर से एक एक मुट्ठी मिट्टी लाने को कहा और कहने लगे कि ये मिट्टी सभी लोग मस्जिद के पिछले हिस्से में रख दो, इसके ऊपर मैं कुछ पढ़ाई करूँगा। मौलाना साहब ने फिर सभी लोगों को वहाँ से भेज दिया और कहने लगे कि मुझे 10 से 15 दिन का टाइम दो। फिर एक दिन मौलाना साहब ने सबको मस्जिद में बुलाया और कहने लगे कि अब जो भी आदमी की मौत होगी और जब भी उसे दफनाया जाएगा तो ये मिट्टी उसकी कब्र पर डाल देना। लोगों ने भी वैसा ही किया कि उसकी कब्र के ऊपर वो मिट्टी डाल दी गई। फिर सभी लोग दूर जैसा पिछली बार छुप कर खड़े हुए थे ठीक वैसा ही बिना लालटेन और मशालों के छुप के खड़े हो गए। देखने लगे कि अब आगे क्या होता है। कुछ ही पल में उन लोगों ने फिर से वही भयानक जिन को देखा जो कि लंबा चौड़ा, हर जगह उसके बदन पर बाल थे। वो आया और पूरे पूरे वजन कदमों के साथ आगे बढ़ता गया। फिर ठीक उसी कब्र के पास जाकर वो खड़ा हो गया। इस बार जैसे ही उसने हाथ लगाया था कि उसने जोर से चीख मारा। ऐसा लग रहा था उसकी चीख से जैसा मानो घने जंगल में हाथी जब किसी दर्द से चिल्लाता है, वैसे ही उसकी आवाज़ हर जगह इको हो रही थी। लोग डर के मारे उसकी आवाज़ सुनकर चिल्लाने लगे और जब उसने ये देखा कि आसपास में लोग हैं तब वो वहाँ पर लोगों पर हमला करने लगा, क्योंकि वो जानता था इस बार कब्र में हाथ डालकर मुर्दे को निकालना असंभव है। लोग जैसा तैसा अपनी जान बचाकर वहाँ से भागे और सभी लोग अपने अपने घर पर आ गए। फिर मौलाना साहब ने कहा कि अब कुछ दिन कोई भी कब्रिस्तान नहीं जाएगा। लेकिन अगले ही दिन फिर से गांव में एक की मौत हो गई। मजबूरन लोगों को उसे दफनाने तो जाना ही था। जब अगले दिन वहां पर जाने लगे तो मौलाना साहब ने कहा कि इस बार जो उस कब्र पर मिट्टी थी उसी की थोड़ी मिट्टी लेकर इसकी कब्र के ऊपर भी डाल देना ताकि वो ये भी मुर्दा निकाल ना पाए। सभी लोगों ने वैसे ही किया और इस बार फिर से लोग वहां पर रुकना ठीक नहीं समझे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं जो बाज नहीं आते। उन लोगों ने प्लान बनाया कि हम जाकर ज़रूर देखेंगे। इस बार जब वो लोगों ने जाकर देखा
तो पाया कि वैसा एक जिन नहीं बल्कि उसके साथ कई सारे जिन उस कब्रिस्तान में अंदर घुस चुके थे। और उन लोगों के पास कुछ तो था पानी जैसा, जो कि उन लोगों ने उस दोनों कब्र के ऊपर डाला और वो मिट्टी उसी पानी से सरकते चले गई। उसके बाद उस कब्र को फाड़कर दोनों मुर्दे निकालकर अपने साथ लेकर चले गए। ये मंजर देखने के बाद उसमें से एक आदमी तो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। कहते हैं उसे होश 2 दिन बाद आया। जब उसे होश आया तब भी वो इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि कब्रिस्तान के नाम से काँप रहा था। फिर मौलाना साहब को ये बात सब लोगों ने बताया। मौलाना साहब ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करना होगा कि ये बुरे जिन्नातों से हमारा पीछा हमेशा के लिए छूट जाए। उसके बाद मौलाना साहब खुद कब्रिस्तान गए और वहाँ जाकर सभी लोगों के साथ नमाजें पढ़ी और उसके बाद खूब दुआ करी। फिर उन्होंने सभी कब्र के ऊपर जाकर कुछ पढ़कर फूंकने लगे और वो होने के बाद वो जब वहाँ से लौटे तो मुस्कुराते हुए सभी लोगों से कहने लगे, वो जो कुछ भी था या जो भी था, बुरा जिन या बुरी शय, अब दोबारा वो कभी भी कब्रिस्तान के अंदर घुस भी नहीं पाएगी। लोगों को यही लग रहा था और वैसे ही हुआ। कुछ दिनों के बाद फिर से गांव में एक आदमी की मौत हुई। जब उसे दफनाया गया तो लोगों ने वहां पर देखा कि कब्रिस्तान में कोई नहीं आया और न ही तो इस बार उसकी लाश वहां से गायब हुई। लोगों ने मौलाना से इसके बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो नापाक जिन थे और उसका तोड़ मैं जानता था। अब वो जिन हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये थी रेहान जी की कहानी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी राजवीर ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम राजवीर है। जो घटना मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये भी हाल ही में कुछ 8 या 10 साल पहले घटी थी। ये घटना हमारे गांव के पास एक छोटा सा जंगल है, उस जंगल की है। वैसे तो गांव में भूत प्रेत की बातें सुनना एकदम आम बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो अफवाहें नहीं होती बल्कि वो सच होता है। मैं भी अपने गांव में जब भी जाता था तो गांव में अक्सर ये बातें सुनता था, लेकिन इन पर विश्वास करना मुझे ठीक नहीं लगता था। एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि गांव में कुछ छोटी छोटी सी घटनाएं हुई, जिनमें से मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूँगा। उसने बताया कि एक रात में एक वहाँ पर किसान था जो कि खेती करके अपने घर जाने के लिए वापस हुआ। वो वैसे दूसरे गांव का था और उसी जंगल से होकर वो जाता था। रोज़ का उसका यही शेड्यूल था कि वो काम ख़त्म करता और उसके बाद अपने घर के लिए निकल जाता। जब वो रात भी जा रहा था तब एक बड़ा सा इमली का पेड़ उसने देखा। वैसे तो वो पेड़ वहीं पर था, लेकिन रोज़ाना कभी उसने इतना ध्यान से उसे देखा नहीं था। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इमली के पेड़ पर रात के समय कोई भी चिड़िया नहीं सोती है, ना ही कोई बंदर आप लोगों को रात में वहाँ पर आराम करते हुए दिखेगा। वो कहा जाता है कि इमली के पेड़ के आसपास ऑक्सीजन काफ़ी कम होती है, इसीलिए रात में पक्षी उस पेड़ पर नहीं सोते बल्कि दूसरी जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं। जब उसने उस पेड़ को देखा तो वो ये सोचने लगा कि इस पेड़ के ऊपर तो एक भी पक्षी नहीं बैठा है, कुछ नहीं है। वो पेड़ एकदम शांत सा खड़ा था, हल्का सा हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था कि देखते ही देखते उसकी नज़र उस इमली के पेड़ पर रुक गई। वहाँ पर उसने 2 चमकती हुई आंखों को देखा, जिसे देखकर एक चीज़ तो बिल्कुल साफ थी कि वो कोई पक्षी या बंदर नहीं था। वो जो कुछ भी था किसी इंसान के ही जैसा कुछ तो वहाँ पर ऊपर छुपा हुआ था। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि इतनी रात के समय इस जंगल में ऐसा कौन होगा जो इमली के पेड़ के ऊपर चढ़कर सो रहा है या बैठा हुआ है। उसने वहीं पर खड़े रहकर सोचा और उसके बाद घर ना जाते हुए वो उस इमली के पेड़ के पास गया। जब वो इमली के पेड़ के पास गया तो उसने क्या देखा वो पता नहीं, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। अगले दिन जब कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे तो उन लोगों ने उसे देखा और उसे होश में लेकर आने की बहुत कोशिश की। उसके मुंह पर पानी भी मारा गया,
जब वो होश में आया तब उसने सिर्फ इतना ही बताया कि जब मैं इस पेड़ के पास आया और मैंने कुछ देखा, उसके बाद मुझे याद नहीं। कहते हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ उसकी तबीयत खराब रहने लगी और फिर कुछ 90 दिन उसकी मौत हो गई। गांव के लोग इस बात से बहुत डर गए थे। इसी के साथ उसने एक छोटी सी घटना ये भी बताई कि एक शाम की बात है, कुछ बच्चे खेलते खेलते जंगल में गए और इमली तोड़ने का सोचे। जब वो लोग इमली के पेड़ पर पत्थर मार रहे थे तब अचानक पता नहीं कहां से एक बड़ा सा गंदा मांस का टुकड़ा उस इमली के पेड़ से नीचे गिरा, जिसमें बहुत गंदी गंध आ रही थी। वो देखने के बाद बच्चे इतना डर गए कि वहां से भाग गए और उस मांस के टुकड़े से अब भी खून निकल रहा था। ये बताना तो मुश्किल है कि वो मांस का टुकड़ा किसी इंसान का था या किसी जानवर का। ये सारी घटनाओं के बाद लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। उसके कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि 3 दोस्त शाम के समय उसी जंगल में आराम करने गए थे, या पता नहीं शायद शिकार करने गए थे। जब वो लोग उस इमली के पेड़ के पास पहुंचे तो वो लोगों ने कहा कि यार, इस इमली के पेड़ के बारे में बहुत सुन रखा है। ये इमली का पेड़ वैसे तो साधारण सा दिखता है, इसमें ऐसा क्या है कि लोग इससे इतना डरते हैं, इसके पास तक नहीं जाते। बहुत बार जानने की कोशिश की लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आया। फिर उन लोगों ने ये सोचा कि आज रात में यहीं पर रुक कर देखते हैं कि पेड़ में क्या है। इसीलिए वो तीनों ही उसी इमली के पेड़ के पास रात में रुक गए। रात के कुछ 10 बजने के बाद वो पेड़ अजीब सी हरकत करने लगा, जैसा कि मानो बिना हवाओं के ही वो तेज तेज झूम रहा था। ऐसा लग रहा था कि पेड़ के ऊपरी हिस्से में कुछ भारी चीज है जो पेड़ को एक दिशा से दूसरी दिशा में झुला रही है। यही नहीं, और थोड़ा सा समय जाने के बाद उस पेड़ के ऊपर से आवाजें आने लगी। वो आवाजें कभी गुर्राने की होती, कभी चिल्लाने की, तो कभी हंसने की। इतना ही उन लोगों के लिए काफी था डरने के लिए। वो लोग वहां से उठकर भागने लगे। 2 दोस्त तो वहां से भागकर निकल गए, लेकिन एक दोस्त वहीं पर बेचारा रुक गया, या यूं कहिए कि उस चुड़ैल ने उसे वहीं पर पकड़ लिया। कहा जाता है कि जब अगले दिन वो दोनों दोस्त और भी कुछ लोगों को लेकर वहां पर पहुंचे ये देखने के लिए कि हमारे दोस्त के साथ क्या हुआ था, तो उसकी लाश का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। हाँ, उस पेड़ के आसपास खून के छींटे थे और उसके यानी कि उनके दोस्त के कुछ फटे हुए कपड़ों के टुकड़े दिखे, जिससे एक बात तो ये समझ में आ चुकी थी कि उनका दोस्त अब इस दुनिया में नहीं है। उसको कई दिनों तक ढूंढा गया लेकिन वो कभी कहीं नहीं मिला। ये बात देखते ही देखते आसपास के गांव में भी आग की तरह फैल गई। लोगों ने सोचा कि इसका कोई ना कोई तो हल निकालना ही पड़ेगा। फिर तभी ही उनमें से एक आदमी था जिसने कहा कि इमली के पेड़ के पास जाकर हमें एक अच्छी सी पूजा करवानी होगी, और सभी लोग इस पर मान गए। परंतु हुआ कुछ ऐसा कि जब पूजा हो रही थी तब पूजा के दौरान वहां पर इतनी जोर की आंधी जैसी हवा चली कि जो आग पूजा में जलाई जाती है वो बुझ गई, और जितना भी सामान था पूजा का वो सब उड़ने लगा। जो लोग वहां पर पूजा करवाने आए थे वो भी वहां से डर के एक एक करके कम हो गए, और फिर उसका कोई समाधान नहीं निकला। कहा जाता है कि आज भी वो इमली के पेड़ के पास लोग सूरज डूबने के बाद जाने से डरते हैं। दोस्तों, मैं ये तो नहीं जानता कि वहां पर अब भी वो चुड़ैल भूत है या नहीं है, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि वो पेड़ से आज भी हमारा गांव डरता है। उसके बाद में भी कई सारी ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हुई, जैसा कि एक आदमी बताता है कि शाम के समय जब वो वहां से किसी काम से गुजर रहा था तब उसने इमली के पेड़ पर से कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें ऐसी थी, इतनी मधुर आवाज कि वो आवाजें उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। लेकिन वो कहता है कि मैं जानता था अगर मैं ये आवाजों की ओर आकर्षित होकर उस इमली के पेड़ के पास चला गया तो मेरी मौत पक्की है। इसी डर की वजह से मैं उस पेड़ के पास नहीं गया, बल्कि मैंने अपने दोनों कानों को बंद किया और चुपचाप तेज गति से
आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ उसका ये भी कहना था कि कुछ दूर आगे चलने के बाद में भी वो आवाज़ों का आना बंद नहीं हो रहा था। और फिर दोबारा मैं कभी भी उस रास्ते से रात में तो क्या, दिन में भी नहीं गुजरा। इसके बाद में एक छोटी सी घटना ये भी है कि एक पान वाला आदमी वहाँ से पान के पत्ते और कुछ सामान लेकर गुजर रहा था कि तभी उसे ऐसा लगा कि उसके हाथ में जो पान के पत्तों का सामान था वो एकदम से गिर गया, और उसे ऐसा लगा कि किसी ने जोर से उसके हाथ पर मार के जानबूझ के वो गिराया। फिर उसने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसा कि कोई अदृश्य शक्ति वो थैले को अपनी ओर खींच रही है, और थैला घसीटता हुआ उसी इमली के पेड़ के पास चला गया। बस इतना देखना था कि मैं डर के मारे वहां से जी जान लगाकर भागा और भागकर उस जंगल से बाहर आ गया। दोस्तों, ऐसी कई घटनाएं आज भी छोटी मोटी मेरे गांव में सुनने को मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी राजवीर जी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। बढ़ते हैं हमारी अगली कहानी की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानी वरुण राजपूत की है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम वरुण राजपूत है। मेरी जॉब सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 2:30 बजे तक हुआ करती थी। उसके बाद मैं डीजे बजाने का भी काम करता था। तो मैं एक दिन की बात है कि 13 नवंबर 2017 का दिन था वो, जब मैं अपने घर से 7 किलोमीटर दूर एक पार्टी में डीजे बजा रहा था। उसके बाद पार्टी खत्म होते होते रात के कब 2-3 बज गए पता ही नहीं चला। मैं अपनी पेमेंट लेके वहाँ से निकल गया। मुझे अच्छे से याद है, उस रात कोई भी ऑटो या बस कुछ भी रोड पर नहीं दिख रहा था, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो एक कस्बा था जहाँ मैं डीजे बजाने गया था। मैं हर रोज़ जब भी डीजे बजाने अलग अलग जगह जाया करता था तो मेरे पास बाइक हुआ करती थी, पर उस दिन मेरे पास बाइक नहीं थी। उस दिन क्योंकि मेरी बाइक ख़राब थी। मैं जब वहाँ से निकला, कुछ 500 मीटर चलने के बाद मैं ऑटो स्टैंड पर पहुँचा। फिर मैं इधर उधर देखने लगा कि कोई सवारी मुझे मिल जाए जो मुझे घर तक पहुँचा दे, पर मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जो मुझे कोई सवारी मिल जाती। दोस्तों, उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं आगे का सफ़र पैदल ही पार करूँगा। आगे मुझे कोई ना कोई लिफ्ट तो ज़रूर मिल ही जाएगी। बस मन में यही ख्याल रखते हुए मैं आगे पैदल निकल चला। उसके बाद जब मैं वहाँ से आगे जा ही रहा था तो रोड पर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। मेरे सीधे हाथ पे तो झाड़ियाँ थी और उल्टे हाथ पे 1-2 मकान थे जो कि मानो एकदम पुराने अजीब से लग रहे थे। पूरा रोड वीरान था। मैं गाना गुनगुनाते हुए उसी वीरान रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था, और मैं पीछे भी देख रहा था ताकि कोई बाइक या स्कूटी वाला मुझे मिल जाए और मैं उसके साथ बैठकर लिफ्ट ले लूं। मुझे रात में घूमना काफ़ी पसंद था, पर पता नहीं क्यों उस रात मुझे हल्का हल्का डर लग रहा था। वो पहली बार था कि मुझे उस दिन डर महसूस हो रहा था। दोस्तों, मैं आगे जा ही रहा था, जो मेरे उल्टे हाथ की तरफ 1-2 मकान थे। उसमें से एक मकान जो 2 माले का था, बिल्कुल अजीब सा लग रहा था और बिल्कुल ही उस गांव से बाहर ही बना हुआ था। मैंने सिगरेट निकाली और मैं सिगरेट पीने लगा। उसके बाद मैं सिगरेट पी ही रहा था कि मेरी नज़र उसके पहले माले पर पड़ी। चलते चलते मैं एकदम से रुक गया और हैरान होकर देखने लगा, इसमें लाइट कैसे जल रही है जब इसमें कोई रहता ही नहीं है, और ये मकान तो खंडहर जैसा है। इसके मेन गेट पे ताला भी लगा हुआ है। तो मैंने सोचा कि शायद इस मकान के पीछे से कोई गेट होगा, पर वो लाइट कभी जल रही थी कभी बंद हो रही थी। मैं इसी सोच में था कि सामने से एक गाड़ी आई। मैंने उसे हाथ दिया, लेकिन उसने वो गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी वाला सीधा निकल गया। तो मैंने भी सोचा अब मुझे शायद आगे पैदल ही सफ़र पार करना पड़ेगा। करीब 200 मीटर आगे चला गया उस मकान से, लेकिन फिर भी मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे चलता हुआ आ रहा है। यहाँ तक आ गया है, मतलब कुछ ना कुछ तो बात है। मैंने इस बात को मन ही मन इग्नोर किया और आगे चलना ही ठीक समझा। आगे आते आते मुझे बहुत तेज़ ठंड लगने लगी थी।
और ठंड से मैं कांपने भी लगा। मैं चलता ही जा रहा था, लेकिन मुझे मेरे पीछे हर 2 मिनट बाद ऐसा लग रहा था कि कोई आ रहा है, मानो किसी के कदमों की आवाज़ आने लगती। कुछ सेकंड्स के लिए मैंने इस बार उसी दौरान पीछे मुड़कर देखा तो पाया एक आदमी है। उस अंधेरे में वो मेरे शायद पीछे आ रहा था। वो अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए चुपचाप चलता हुआ आ रहा था। जब मैं रुका तो वो भी रुक गया। मैं थोड़ा डर गया था। उस ठंड में भी मुझे पसीने आ गए थे। मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और मैं आगे बढ़ा, लेकिन इस बार मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। फिर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो अब मेरे पीछे ही चल रहा था। उसका चलने का ढंग देखकर ही मुझे और ज़्यादा डर महसूस करा रहा था। वो अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए मेरे पीछे चल रहा था। तो मैंने डर के मारे आवाज़ दी, कौन है? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? मैंने गाली देते हुए कहा। तो वो मुझे अपना एक हाथ उठाते हुए पास बुलाने लगा। मैंने फिर से एक बार कहा, डरते सहमते हुए, तुझे समझ नहीं आता क्या? क्यों मेरा पीछा कर रहा है? लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं रहा था। वो बस खड़ा होकर एकटक मुझे घूरे जा रहा था। मेरे पैर भी जम गए थे। मैं ना आगे बढ़ पा रहा था, न ही पीछे। कुछ मिनट बाद वो आदमी, या फिर वो जो कोई भी था, प्रेत आत्मा, चिल्लाते हुए खेत की तरफ भागा। और इस बार भी वो वैसे ही भागा जैसा चलते हुए मेरे पास आ रहा था। यानी कि अपने दोनों हाथों को बिना हिलाए ही वो वहाँ से भाग गया और वो देखते ही देखते गायब हो गया। मैंने सोचा चलो अब अच्छा है, बला टल गई। लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं जब घर की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि वो मेरे सामने लगभग 20 से 30 कदम की दूरी पर चल रहा था। हवा काफ़ी तेज़ चलने लगी थी। मैंने फिर डरते डरते एक सिगरेट निकाली और जलाकर पीने लगा। तभी सामने जो आदमी था वो एकदम से चिल्लाते हुए मेरे सामने ही कूद कूद के चिल्लाने लगा कि सिगरेट बुझा, इसको जितना जल्दी हो सके बुझा, जल्दी बुझा। वो एक ही चीज़ बोल रहा था, सिगरेट बुझाने के लिए। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था उसको मेरी सिगरेट पीने से क्या दिक्कत थी। वो मेरी सिगरेट को बुझाने बोल रहा था और उसकी आवाज़ अजीब सी लग रही थी, जैसा कि दो आदमी एक टाइम पर इकट्ठा होकर बात कर रहे हो, और उसमें भी एक औरत की और एक आदमी की आवाज़ लग रही थी। लेकिन इसके बाद मुझे हिम्मत आई। मैं समझ गया था कि शायद ये सिगरेट से डर रहा है। मैं वही सिगरेट पीते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं जैसा आगे बढ़ा, ठीक उसी तरह जैसे वो पहले खेत में भागा था, इस बार वो खेत में नहीं भागा। जो मेरे सामने तेज़ी से भागता हुआ आया और मेरे सामने आके उसने एक छलांग लगाई। वो एक पेड़ जितना ऊंचा उछल गया था और वो उस रोड पे सीधा भागता हुआ चिल्लाता हुआ भाग गया। कुछ दूर जाकर मुझे एक साइकिल वाले से लिफ्ट मिल गई। मैं उसकी साइकिल पर बैठ गया और उससे उस गांव के रोड के बारे में पूछने लगा। तो उसने मुझसे कहा, कभी भी इस रोड पे रात में मत आना। उस घर में 7 लोग भूखमरी के कारण मरे थे। तो मैंने उससे कहा, मुझे तो एक ही दिखा। तो उसने कहा, शायद तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, वरना आज तुम्हारा भी बचना नामुमकिन था। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।